अगर यही गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ होता जो आपने बात करी, आपको दिल्ली में भी बहुत सी सहूलत मिलती। इसके बाद आपके पास विधानसभा दिल्ली सामने खड़ी और दिल्ली के अंदर जो इंडिया अलायंस का एक मैसेज जाता, बड़ा एक मैसेज देने की कोशिश होती, वो मैसेज जो है वो जनता तक पहुंचता। क्योंकि लोकसभा में आपका गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ, उसके बाद आम आदमी पार्टी के साथ और पूरी तमाम तरीके से अगर आप 8 से 10 सीटें दे करके भी, चाहे आप जो है आम आदमी पार्टी को 5 से, तब के राहुल जी ने कहा था, राहुल जी ने इस बात को कहा था कि हाँ ठीक है हम तैयार हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय 9 सीटें मांग रहे थे, 7 सीटों तक वो बैठकर अगर बात होती तो 6-7 सीटों 6 के ऊपर मान गए थे। मुझे लोगों ने बताया कि 6 या 7 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी तैयार थी, मान भी गई थी एक वक्त में गठबंधन को लेकर, क्योंकि दिल्ली में आपको फिर नेगोशिएशन करने में बहुत आसानी होती, क्योंकि इसके बाद दिल्ली के अंदर भी जाना है, दिल्ली के अंदर भी फिर आपके सामने वही चीजें पड़ेंगी और हो सकता है अभी अरविंद केजरीवाल साहब को फिर ये निशाने पे लें और छूटे नहीं। आम आदमी पार्टी के बहुत से नेता जो हैं वो भ्रष्टाचार में जो हैं उनके ऊपर आरोप हैं और हो सकता है उसके बाद जो है, इसके बाद जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स बार बार आरोप लगा, वो फिर तेजी के साथ एक्टिव होगी और इस बार जो है मुझे जो लगता है बहुत से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर भी शिकंजा कसने की पूरी तैयारी जो है वो हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बहुत मनोबल बढ़ेगा। अनुरुद्ध जी कुछ कह रहे थे, बीच में उनकी बात काट के मैंने ये ब्रेकिंग न्यूज ले ली थी। अनुरुद्ध जी, आप कह रहे थे कि आप कमियां नहीं गिनाएंगे आज के दिन बैठ के, लेकिन अपनी खूबियां बताइए। मैंने एक सवाल पूछा था आपसे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी जीत हरियाणा में मिल जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीत के लिए ही काम, क्या कहते हैं, जनसेवा के लिए ही काम सर हमने बॉडी लैंग्वेज देखी, पूरे चुनाव हमने देखा जी। नहीं, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि एक सबसे बड़ी बात है कि आज जो है राहुल गांधी जी और कांग्रेस का हार का मार्च स्टार्ट हो गया है। जो मार्च इनका होगा, ये झारखंड का चुनाव हारेंगे, महाराष्ट्र, जिनके दिमाग में मिथ बैठ गया था कि ये रायबरेली और अमेठी का चुनाव जीत लिए, 99 सीट जीते, 63 सीट ये दूसरों के बल पे जीते, तो इनको लगता था कि हम बहुत बड़ा कुछ काम कर जाएंगे। ये जम्मू कश्मीर की सरकार कितने दिन चलती है, क्योंकि इनकी जो माइंड सेट है राहुल गांधी का, वो माइंड सेट अरिस्टोक्रेट टाइप में है, कोई लीडर टाइप में नहीं है। इनको लगता है कि बस ऐसे चले, टी शर्ट पहने, उसके बाद में आके लफाजी करेंगे, हिंदुओं को गाली दे देंगे, जात पात की बात कर देंगे, थोड़ा सा फेक नैरेटिव कर देंगे कि भाई संविधान, जाके बाहर विदेश में बोलेंगे कि हम आरक्षण खत्म करेंगे, यहाँ आएंगे संविधान किताब लहराएंगे। लोगों की समझ में आ चुका, क्योंकि लोग कंपेयर करते हैं, बस मैं 10 सेकंड लूंगा, लोग कंपेयर करते हैं जब वोट करने जाते, कंपेयर क्या करते हैं कि भाई हिमाचल बगल में है, क्योंकि पहले का जमाना तो है नहीं कि मैं यहाँ टीवी डिबेट में कुछ बोल के चला जाऊंगा और लोग चेक नहीं करेंगे। अगर मैं बोल के जाऊंगा, लोग फैक्ट चेक कर लेते हैं, इंटरनेट पे डाल के चेक कर लेते हैं कि मैं क्या बोल के गया हूँ, उसके बाद काउंटर भी कर दे, साहब आपने गलत बोला है, सही बोला। हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार आती, कहते हैं महिलाओं को हर महीने पैसे देंगे, आप युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे या सरकारी नौकरी में इजाफा करेंगे। सारा चीज करते करते सबको कलेक्टर बनाते बनाते पता चला आप सोच में टैक्स लगा देते। आप वहां पे खटाखट पैसे देने जगह आपको सैलरी देने के पैसे नहीं रह जाते। कर्नाटका में आपका यही हाल हो जाता है। तो जब ये सारा नैरेटिव आपका बनता है तो लोगों के दिमाग में एक चीज ये आता है कि साहब आप तो कर तो कुछ नहीं पा रहे हैं। उसके बाद में दलितों के सम्मान, शैलजा जी के साथ ये बात नहीं करते, भाई उनकी दलित नेता रही हैं, बड़ी नेता रही, कम से कम आप बात कर लेते, तो आप उनसे बात नहीं करेंगे, दलितों को आप किनारे बिठा देंगे, उसके बाद आएंगे। तो ये प्रोपोगंडा से राजनीति नहीं चलती। ठीक है, एक बार में आप थोड़ी सी कमियां हम लोगों से कहीं चूक हुई होगी, 240 सीट आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट करती है, मेहनत करती है। अगर हम डिबेट में भी आप लोग कुछ सीख के जाते हैं तो उसकी हम लोग चर्चा करते हैं कि आज डिबेट में ये टॉपिक था, यहाँ पे हमने ये रिप्लाई दिया, इस तरीके से रिप्लाई दिया, ये चीजें ऐसी होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया जाता है। जी पंकज जी, एक बात ये भी आजकल तैर रही है इस चुनाव में हार के बाद कि राहुल गांधी चाहते थे कि गठबंधन हो जाए कुछ छोटे दलों से, आम आदमी पार्टी से कुछ सीटें दे दी जाएं या समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें दे दी जाएं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते थे। वो बिल्कुल एडमेंट थे कि यहां पर किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के जो साथी बोल रहे थे कि हम बड़ी तैयारी से करते हैं, नहीं तो लोग पकड़ लेते हैं, आजकल तो वीडियो का जमाना है, और उन्होंने कहा कि किस तरह से राहुल गांधी ने वहां आरक्षण का विरोध किया था। अरे भाई, वहां पर राहुल गांधी ने कहा था कि आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा, तभी खत्म होगा जब भारत में एक समतावादी समाज बन जाएगा। यानी आरक्षण का विरोध अमेरिका में जाके कहे थे कि हम आरक्षण नहीं देना चाहते, आरक्षण ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं। और आरक्षण का आप शांत रहे प्लीज, मैं आपके नहीं
मैं आपसे यही कह रहा हूं ना कि अंग्रेजी में कहा था, उसका अनुवाद करके देख लीजिएगा। आप झूठ बोल रहे हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा उसको, उन्होंने क्या कहा था। और देश में आरक्षण, आप कह रहे हैं कांग्रेस विरोधी है। आजादी के बाद संविधान बनते ही सबसे पहले आरक्षण लागू हुआ था। सबसे पहले आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने ही लागू किया दलितों और आदिवासियों का। उसके बाद मंडल कमीशन को व्यवहारिक रूप से नौकरियों और शिक्षा में बिल्कुल नहीं। अगर नेहरू जी विरोध करते तो आरक्षण कैसे लागू होता? संविधान सभा की बहसें पढ़े। आप जरा अपना इको ठीक करा दे प्लीज सर, प्लीज जरा इको ठीक कराइए। आप सारी आवाज वापस आ रही है, प्लीज जरा ठीक कराइए। चलिए देखिए, ये जो कह रहे हैं कि वहां पर नेहरू जी ने विरोध किया था, संविधान सभा में आरक्षण लागू होगा, इस पर कोई बहस नहीं थी। नेहरू जी ने भी विरोध किया होता तो आरक्षण कैसे लागू होता? पहले दिन से लागू है। आप जिस चिट्ठी का हवाला दे रहे हैं उसका संदर्भ समझिए। आरक्षण अगर कांग्रेस विरोध में होती तो नौकरियों नहीं, तो ये जो झूठ बोल रहे हैं कि वहां पर अमेरिका में जाके आरक्षण का विरोध किया, उल्टी बात है। ये लोग लगातार झूठ बोलते हैं। दूसरी बात है कि अगर वहां पर कांग्रेस पार्टी ये देख रही है, कह रही है कि वहां पर भयानक बेरोजगारी है, तो क्या वो झूठ बोल रहे थे? क्या लोगों का गुस्सा जो अग्निवीर को लेकर है वो नहीं था? क्या किसान गुस्से में नहीं थे? क्या सब बात सब 49 सीटें जीत बोल रहे हैं? क्या ये हकीकत नहीं है? 49 सीटें जीत रहे हैं सर। नहीं, आप वोट की बात, अरे भाई ये इसका क्या मतलब है कि अगर 49 सीटें जीत रहे हैं तो जो कुकर्म किया गया है अग्निवीर के नाम पर, जो कुकर्म किया गया है बेरोजगारी के नाम पर, वो सही हो जाएगा क्या? क्या वहां पर किसानों की जो पिटाई हुई है पूरे देश में और अभी भी हरियाणा के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, क्या वो सही हो जाएगा क्या? इसीलिए हम कह रहे हैं कि वोट कैसे पड़े, ये आज गंभीर बात है, इसको देखना होगा। और ऐसा नहीं है कि कोई हम अच्छा कैसे पड़े वोट, जरा मुझे बताइए। आप ये गोलमोल बात कर रहे हैं परिसर के बाहर। पंकज जी आप ये गोलमोल बात नहीं कर रहे हैं। आप एक चीज, चलिए मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं। तमाम जगह तमाम सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए। मैं एक सीधा आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपको लगता है कि बेईमानी हुई, चुनाव आयोग ने अपना फर्ज नहीं निभाया ठीक से, आपको कमी कहां लगी? क्या वोट बढ़ा दिए गए या फर्जी वोटिंग हो गई? मतलब ईवीएम को पर तो सवाल उठाते ही हैं। अगर वो नहीं, आप एक मिनट, ईवीएम के सवाल दो तरह के हैं। एक है कि ईवीएम में आप कितने वोट पड़े हैं और बढ़ कैसे गए, इसका कोई जवाब नहीं होता है चुनाव आयोग के पास। गिनती कितने की होती है, पढ़ते कितने हैं, इसका कोई जवाब नहीं होता। बहुत ही अजीब तरीके से जवाब देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे संदेह उठता है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इशारा करती है कि चुनाव की तारीख बढ़ा दी, तो चुनाव आयोग तुरंत बढ़ा देता है। देखिए सर, राउंड वाइज काउंटिंग होती है। आपके पोलिंग एजेंट वहां पर मौजूद होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर जो वहां पर होते हैं वो भी ईवीएम बाकायदा दिखाते हैं कि इस ईवीएम में इतना वोट पड़ा है, अब काउंटिंग होती है। ये सारी चीजें सब पोलिंग एजेंट्स के सामने होती हैं सर। अगर आप ये मान रहे हैं कि सब कुछ बिल्कुल सही हो रहा है, तब तो फिर हमारी बात कहने का कोई बात ही नहीं है। यही चीज बिहार में भी हुई थी। अरविंद जी बैठे हैं, जानते हैं कि कैसे आखिरी वक्त पे कितनी सीटों पे क्या क्या हुआ। वो एक अलग कहानी है। असली बात है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और हम लगातार आखिर 2 घंटे तक क्यों नहीं जो है वो वेबसाइट पे उन्होंने रिजल्ट डाले, क्यों रोक दिया गया? इसका क्या जवाब है? लगातार अमरुद जी मैं आऊंगा आपके पास, तो अचानक 2 घंटे तक रोक दिया। कमेंट में अरविंद जी का ले, अरविंद जी से एक कमेंट ले लूं इस बात। अरविंद जी देखिए, असल में मामला ये है, जो मैं पहले कह रहा था वही बात फिर कहूँगा कि अगर गड़बड़ है तो ये लड़ाई लड़नी चाहिए। और ये लड़ाई विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी अगर नहीं लड़ेगी तो और कौन लड़ेगा? और विपक्ष की पार्टी का व्यवहार ऐसा ही है कि जब अपने सूट होता है, अपने हक में होता है, तो वो चुप्पी साध लेते हैं। अगर आपको लोकसभा चुनाव के बारे में ही ये आपत्ति है कि लोकसभा चुनाव में गड़बड़ हुई है, जिसको बड़े पैमाने पर पार्टी बोलती रही है बाद में, तो आप अपने 99 सांसदों से कहिए कि वो छोड़ दें। फिर देखिए ये सरकार की इसकी अपनी नैतिकता। लेकिन सर ये तो एक देखा गया है, कोई लड़ाई पॉलिटिकल लड़िए, लीगल लड़िए, सड़क पे लड़िए, पार्लियामेंट में लड़िए, लेकिन लड़िए। ये सेलेक्टिव ढंग से सिर्फ चुनाव हो जाने पे और खिलाफ रिजल्ट आने पे बोलने से आप उल्टा उस पक्ष को उसकी वैलिडिटी देते हैं, उसको नैतिक ताकत देते हैं गलती करने का। ये नहीं होना चाहिए। और ये अगर लड़ने की हिम्मत नहीं है कि हम ये लड़ाई सड़क पे लड़ेंगे, पार्लियामेंट में लड़ेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे, तो फिर ये सवाल नहीं उठाना चाहिए।
जी अनुरुद्ध जी, जी ये तो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया सी बन गई है भारतीय लोकतंत्र में। जब भी चुनाव आते हैं, जब जब कांग्रेस जीतती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आयोग पर और ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। नहीं 2004 में अभी- हमने देखा सर। नहीं, एक डिस्कशन उस टाइम पर था, क्योंकि इसके बारे में मेरे से नहीं ज्यादा सर, एल के मोहन आडवाणी जी- साहब ने बकायदा पत्र लिखा और तो आपके एक एक नेता subject था हैं discussion का जीवीएल था। नरसिम्हा उस पे राव, एक उन्होंने तो किताब लिख दी है लिखी। सर, उन्होंने तो मैं किताब कह रहा लिखी है ईवीएम पे। जी जी, मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि 2004 की बात जो है, इस पे मेरे से ज्यादा अरविंद मोहन जी बहुत अच्छा प्रकाश डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं वो। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक डिस्कशन का विषय था, वो बार बार मुद्दे नहीं उठाए जाते थे कि हम 2009 का चुनाव हारे तो उसके बाद जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी ईवीएम खराब है, और मीडिया को बोल दे भैया आपके हमारे बायस्ड हो, ये हो। भारतीय जनता पार्टी, चाहे आप कर्नाटक का चुनाव देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ 240 सीट आई। हम तो अलायंस पार्टनर में टीटीपी और जेडीयू सबके साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। अगर इतना सब कुछ सिस्टम होता, 240 कम से कम 272 अपना तो सिक्योर करते। जिस अयोध्या का ताना रोज मिलता है, भारतीय जनता पार्टी के हर प्रवक्ता को डिबेट में बैठता है कि ये बात बताते हैं अयोध्या आप हार गए, अयोध्या आप हार गए, कम से कम उसको सिक्योर करते। ऐसा नहीं होता है, कहीं हमारी कमियां रही होंगी इसलिए हम वहां पे हारे, इसको मानने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये रहे कि कमियां अगर रही तो उसको सुधार, आप ही लोग हमको बताते हैं, सारे उसमें बताते हैं भाई आपकी ये कमियां इसलिए आप हारे, तो हम लोग उसको सुधार करने का प्रयास करते हैं। जिद थोड़ो करते हैं नहीं नहीं ईवीएम खराब था, ईवीएम खराब था, मतलब आप पढ़ाई करेंगे नहीं, आप आएंगे कहेंगे कि पर्चा खराब था और जिसने चेक किया उसमें गलती हो गई। आप पढ़ाई तो करो। अगर आप में इतना कहते हो कि ईवीएम खराब, ये सारी चीजें खराब, कोर्ट में जाओ, ईवीएम के जितने होते हैं 6 महीने तक उसमें कस्टडी में रहता है, और आप जाइए कोर्ट, जाइए कोर्ट उसका इवैल्यूएशन कराएगा। आप वो सब करेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जनता को भड़काना, अराजकता का माहौल फैलाना। अगर जीत जाए तो बहुत बढ़िया, हार जाए तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दो, तो बैठी ही बेचारी ईवीएम जी, इसी के सही रोना जवाब, धोने के लिए। सही जवाब। ये तो बात सच है कि कांग्रेस के नेता ये सुनने को तैयार नहीं है कि उनकी कमियां क्या हैं। नहीं देखिए क्या है अबुल भाई, मैं मतलब अब जो कुछ चीज़ें बातें कहना चाह रहा हूँ, हो सकता थोड़ी सी लोगों को नाखुशगवार गुजरे। जब मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था और मैं किसी एक टीवी कार्यक्रम के था, पब्लिक डोमेन के अंदर था, तो उन्होंने बताया पूरा मूवमेंट सैयद भाई बना हुआ है और सारा जो है कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन कमलनाथ जी जो हैं वो अब जो टिकट बंटवारे कर रहे हैं वो उस तरीके से नहीं कर रहे हैं और उसमें जो है शीर्ष नेतृत्व की बात नहीं सुनी जा रही। सेम ऐसी ही मेरे पास बहुत से लोगों की शिकायतें या बहुत से कार्यकर्ताओं की ऐसी बातें आई कि हाँ हम जो है चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, मूवमेंट कांग्रेस के पक्ष में बना हुआ है। कुछ एक सीटों के ऊपर जहां टिकट बंटवारा हुआ और राहुल जी ने जिनकी सिफारिश भी करी तो हुड्डा जी ने वहां पर अपनी चलाई कि नहीं यहां पर है, और वो सीटें हारी हैं। अभी जो मैं देख पा रहा हूं वो सीटें हारी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उन लोगों का। और वो क्योंकि आज की टेक्निक बहुत अलग है, आज चुनाव लड़ने की जो स्पीड है, जो जिस मूवमेंट पे चुनाव लड़ा जा रहा है, जिस मशीनरी पे चुनाव लड़ा, उस स्पीड की बराबरी करना बहुत जरूरी है कांग्रेस के अंदर। जो 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 क्षेत्रीय जो वो है वहां पे नेता है जो ओल्ड गार्ड का है, उनकी एक्सपीरियंस की बेइंतहा जरूरत है। लेकिन अगर आप आज की टेक्निक को नहीं समझ रहे हैं, आज की स्पीड को नहीं समझ रहे हैं चुनाव की, वो ट्रॉफी पिक करने में चूक हो जा रही है। ये चुनाव हार नहीं रहा है, वो चूक जो हो रही है ट्रॉफी पिक करने की, वो दिक्कत वहां पर आ रही है जो हमने मध्य प्रदेश में। वो ये कह रहे हैं, सही जवाब का कहना है कि साहब चुनाव जीता हुआ कैसे हारा जाता है ये कोई कांग्रेस पार्टी से सीखे। उन्होंने 2 मिसालें दी, मध्य प्रदेश की भी मिसाल उन्होंने दी, छत्तीसगढ़ की मिसाल उन्होंने दी, और अब ये हरियाणा। क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी नहीं देखिए, अब वो विश्लेषक हैं, वो बिल्कुल कह सकते हैं, और हम तो ये मानेंगे कि पार्टी जब टिकट फाइनल करती है तो फिर सारे लोग पार्टी की ओर से चुनाव लड़ते हैं। स्थिति अब हारने की और बहुत सारी चीज़ों की समीक्षा होगी, निश्चित ही होगी, होनी भी चाहिए। संगठन की जो कमियां हैं उस पर भी बात होगी। लेकिन अभी जयराम रमेश जी ने जो पार्टी का एक स्टैंड रखा है और जिस तरह से वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं, और ऐसा नहीं कि हम लोग लड़ते नहीं हैं, कोर्ट में भी जाएंगे, संसद में भी सवाल उठाएंगे और जगह जगह इस बात पे सवाल उठाएंगे कि आखिर इस तरह से फैसले, इस तरह के जो नतीजे आए हैं उसका जमीनी हकीकत से आखिर कोई तारतम्य क्यों नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे आसानी से छोड़ दिया जाएगा। जाहिर है हम देश में कोई अराजकता नहीं चाहते और इसलिए ईवीएम को लेकर हम कोई इस तरह से मुद्दा बनाएं कि उसको एकदम कोई व्यवस्था से ही बाहर हो जाए, वो शायद हमारी रणनीति नहीं है। लेकिन हम ये सवाल जरूर उठाएंगे कि अगर चुनाव आयोग पहले भी था और आज भी है, चुनाव आयोग ऐसा क्यों सबके सामने है कि वो पूरी तरह से सरकार के साथ
नाब नालबद्ध जिसको कहते हैं, नाभिबद्ध, वो पूरी तरीके से नजर आता है। और विपक्ष के प्रति उसका रवैया बहुत ही एक कहा जाए एक जैसे सौतेला कोई है उस तरह से है। ये सवाल सबके सामने है। और जिस तरह से जो वोट की संख्या है वो बढ़ जाती है, जिस तरह से 2-2 घंटे रोक दिया जाता है सारा जो रिजल्ट है, तो वो सवाल क्यों नहीं उठेंगे? अगर ट्रांसपेरेंसी से चीजें हों तो ये सवाल नहीं उठेंगे। लेकिन इसको कौन इनकार कर सकता है कि 2 घंटे तक सारा रिजल्ट रुका रहा? क्या ये हम झूठ बोल रहे हैं? ये तो आप भी जानते हैं। ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि सारे समाचार माध्यम सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जो आ रहा था उसको एकदम गीता की तरह मानकर बस उसी की बात कर रहे थे। हर बार ऐसा होता था कि अपने रिपोर्टर से, अपने सिस्टम से लोग जो खबर इकट्ठा करते थे उसके आधार पर देते थे, और इसलिए हर चैनल में अलग अलग हमको रिजल्ट बढ़ता घटता दिख रहा होता था। लेकिन इस बार अगर 2 घंटे तक रोक दिया वेबसाइट चुनाव आयोग ने, तो सब जगह रुका रहा। ये मुझे कोई संयोग नहीं नजर आता है, ये तो प्रयोग ही नजर आता है। और इस प्रयोग के बारे में हम लोग अब आपने मीडिया को भी लपेट लिया सर, अब आपने मीडिया को भी लपेट लिया। जाते जाते आपको गोटी मीडिया बोल के चले जाएंगे आज। ये एक फैक्ट है सर। नहीं, मैं आपको और किसी एक बुक्स को नहीं, क्या ये फैक्ट नहीं है कि पिछली बार तक हर चुनाव में सब अपने सिस्टम से आपको बताते थे और इस बार सब ने, मैं यही जानना चाह रहा हूं ऐसा कैसे हुआ कि अपने पत्रकारों को, अपने जो उनके रिजल्ट आते थे उनका अपना सिस्टम होता था। मैं खुद पत्रकार रहा हूं, मैं जानता हूं। अपने सिस्टम से इकट्ठा हुई जो सूचनाएं हैं उसके आधार पर आगे रिजल्ट कैसे जल्दी बता दिया जाए। सर अपने सिस्टम से जो जनरेट होती हैं, आप पत्रकार रहे हैं सर, आप पत्रकार रहे हैं, अपने सिस्टम से जितना भी हमारे पास न्यूज़ गैदरिंग होती है उसके हिसाब से हम 11-12 बजे तक बताते हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं उनके मुताबिक। लेकिन आखिरकार हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है ना चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, क्योंकि आखिरी नतीजे तो वहीं से डिक्लेयर होंगे। यही कह रहा हूं कि अगर चुनाव आयोग, एक मिनट, नहीं आखिरी नहीं सर, दोपहर में 2 घंटे रुक गया, आखिरी में नहीं रुका। फाइनल टैली के लिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर 2 घंटा दोपहर में वो रुक गए तो और सब रुक गए, ये क्या है? फाइनल टैली निश्चित ही चुनाव आयोग की टैली होगी, उसमें कोई बहस नहीं जी। लेकिन अगर भरी दोपहर में 12 बजे ही ये कांड होने लगे तब तो सवाल उठेंगे साहब। जी अरविंद जी, आप क्या मानते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी एक जो अंडर करंट था फेवर में और जो नजर नहीं आ रहा था इन चुनाव में और किसी को नहीं दिख रहा था, कांग्रेस पार्टी भी उससे चूक गई वो अंडर करंट को महसूस करने में जो बीजेपी के फेवर में था? अरविंद जी, कुछ चीज़ें तो असल में चुनाव तो खाली चुनाव आयोग और वोट और मशीन और इसका मामला नहीं है, चुनाव तो लोगों के बीच का मामला है और उसमें भी चेंज हुआ है और बहुत साफ दिख रहा है कि ये चेंज हुए हैं। अगर हुडा लाउड हुए हैं अपने टिकट बंटवारे में और चुनाव प्रचार में और अपनी शैली में, तो ये हरियाणा ने फील किया सारा। और बीजेपी तो चुनाव टलवाने से लेके, डेट बदलवाने से लेके और टिकट बंटवाने तक में से लेके एग्जिट पोल तक बीजेपी नीचे दबी रही। लेकिन इसके बावजूद ये हुआ है कि जितने गैर जाटव ग्रुप हैं जो पोलराइज वोट करते हैं वो सब बीजेपी के हक में लगता है कि आ गए हैं, और उसकी वजह और कोई नहीं है, उसकी वजह जाटों का लाउड होना है। और ये हम बहुत साफ देखते हैं, दिल्ली बिहार के चुनाव में भी देखा, ये यूपी के चुनाव में भी दिखा। जैसे ही यादवों का वोट थोड़ा लगता है कि यादव पावर आने वाला है, बाकी जातियों में एक रिएक्शन नेचुरल किस्म का होता है। अब ये काउंटर करना कांग्रेस का काम था। अगर वो लीडरशिप के सवाल को इस तरह से एकदम छोड़ नहीं दिए होते, आखिर तक उसको कहीं ना कहीं थोड़ा उलझा के कि हर ग्रुप मदद करे, हर ग्रुप अपनी पूरी ताकत भर लगे, ये अगर या ये लगता कि अभी संशय एक है कि फाइनल फैसला क्या होना है। हरियाणा में तो लोकसभा चुनाव के समय से लग रहा है कि यानी वन मैन आर्मी नजर आई। चलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आपने एक तंत्र की बात कही, लेकिन एक कांग्रेस के अंदर भी एक तंत्र काम कर रहा है। कोई लीडर 6 दिन के लिए प्रचार करने नहीं जाता है, कोई लीडर दिल्ली में बैठ के केवल इंटरव्यू करता है, वो उस तंत्र नहीं, कांग्रेस एकजुट थी। ये तो आप लोगों की बात कहानी थी। अब बीजेपी का तो आप देख रहे नहीं, विद साहब कहीं घर से नहीं निकले, रामविलास जी शर्मा जी टिकट काट दी गई थी, वो तो अलग बात है। देखो, कोई भी प्रजातांत्रिक पार्टी होगी, लोकतांत्रिक पार्टी होगी, मतभेद स्वाभाविक हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी का नहीं था। साहब, कुमारी शैलजा ने आज सवाल उठाया है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था
तालमेल नहीं रखा गया था प्रॉपर। कोऑर्डिनेशन रखना किसका काम है? सबका काम है कोऑर्डिनेशन। कौन सा कोऑर्डिनेशन का मतलब है? की बात जब आप कर रहे हैं तो क्या आप ईवीएम की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी ने कहा कि स्लो रिजल्ट जो है वो अनाउंस किए जा रहे नहीं, थे। कुछ ना कुछ है ना, जब इस बात की वो करेंगे। शिकायतें मिली हैं हमारे को कि भाई बैटरी की कहीं 99% बैटरी थी, कहीं 70% थी, सबकी शिकायतें उम्मीदवारों ने दी हैं, वो सारी हम उनका करेंगे। बड़े साहब, एक जो बात कही जा रही है एनालिसिस के तौर पे कि जो जाट और नॉन जाट में ये चुनाव बट गया और नॉन जाट वोटों का कंसोलिडेशन, पोलराइजेशन हुआ बीजेपी के पक्ष में, इस पर आप क्या ऐसा कहेंगे? कुछ नहीं है, ये आप लोग यहाँ कोई जात पात का नहीं, कांग्रेस की राजनीति है, कांग्रेस की स्पष्ट नीति है, ना जात पे ना हाथ पे मोहर लगेगी हाथ। हुड्डा साहब, अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? अब तो नतीजे सामने हैं, अब ऑप्शन आपके पास क्या बचता है? क्या करने वाले आगे? आगे क्या करने वाले हैं? प्रजातंत्र है, जहाँ लोगों ने जो फैसला होगा वो स्वीकार करेंगे हम, लेकिन जो है कहाँ कुछ रही है तंत्र में, कहाँ कुछ हुआ, उसकी जरूर हम। भूपेंद्र सर, ईवीएम को लेकर लोकसभा चुनाव में भी तमाम सवाल खड़े हुए थे। कई सीटों पर मार्जिन को लेकर, वोटों की गिनती को लेकर सवाल हुए थे और उसके लेकर संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला था। अभी जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं 99% और 66% वाला, जहाँ पर नई ईवीएम्स का इस्तेमाल हुआ, बता चुके हो इनको लेकर किस तरीके से बता चुका मैंने। रिप्रेजेंटेशन वो AICC में जयराम ने कहा है, वो करेंगे बात। जयराम जी ने कहा है जाएंगे। जयराम जी ने कहा है कि इस रिजल्ट को कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी। इस रिजल्ट को अंडर प्रोटेस्ट हम स्वीकार करेंगे। हुड्डा सर, अभी हाल में लोकसभा चुनाव हुए थे, वहाँ कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार यानी 2019 की तुलना में बेहतर हुआ था और महज कुछ महीने बाद बीजेपी एक बार फिर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री, वो यही कह रहे हैं कि अंडर प्रोटेस्ट हम इस रिजल्ट को स्वीकार कर लेंगे। जवाद, बहुत छोटा सा एक कमेंट आपका, जो अभी जिक्र भी हो रहा था कि जाट वर्सेस नॉन जाट यहाँ पर हुआ और नॉन जाट वोट जो था वो कंसोलिडेट होकर भारतीय जनता पार्टी को मिला, क्योंकि इतने लाउड थे यहाँ पर जो जाट को लेकर कांग्रेस पार्टी। देखिए, वन मैन आर्मी हो गई। साहिब सिंह सैनी जो हैं उनको लेकर के आना और ओबीसी वोट के अंदर एक बड़ा सेंधमारी करना, वो भारतीय जनता पार्टी ने समझ ली। तो और अभी हम लोग यही डिस्कशन कर रहे थे कि चाहे उत्तर प्रदेश हो गया, चाहे आपका जो है बिहार हो गया, जिस तरीके से यादवों का एक वर्चस्व था या चीज़ें थी, वोकल थी, उसको डाउन करा गया। लेकिन अगर आप देखेंगे वहाँ पर एक अलग सी छवि बना करके दी गई कि चाहे आप देखें, और उसकी जगह रिप्लेसमेंट उन्होंने कहाँ करा? मध्य प्रदेश में जाकर यादव, मतलब वहाँ से एक मुख्यमंत्री खड़ा कर देना, और उसके बाद उत्तर प्रदेश पे समाजवादी पार्टी के अंदर जो यादवों की पूरे कहलाती कि यादव राज है चीज़ों, उसको उन्होंने भुनाया, और सेम यही जो है अप्लाई करा गया इस वक्त हरियाणा के अंदर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, चर्चा जारी रहेगी मनोज मनु के साथ।